66 लाख करोड़ रुपए, इतना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। यह अमाउंट पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ से 66 लाख करोड़ तक पहुंचा है, यानी 6 गुना से भी ज़्यादा। पर इंडिया में 37 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं और 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। पर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 8 की टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सको। इनमें से हर एक टर्म अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लास्ट में जो 2 की टर्म्स हैं उनमें से एक आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर को एनालाइज करना सिखाएगा और दूसरा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए बचा सकता है। आज की ये वीडियो म्यूचुअल फंड सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को क्लियर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हमारा पहला टॉपिक है नेट एसेट वैल्यू, NAV। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसकी यूनिट्स खरीदते हो। जैसे टाटा मोटर्स के 3.8 बिलियन शेयर्स हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड के भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं और एक यूनिट के प्राइस को ही हम NAV कहते हैं। NAV का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, किसी म्यूचुअल फंड के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं, जैसे कैश, स्टॉक, गोल्ड, और 5 करोड़ की लाइबिलिटी है, जैसे लोन पेमेंट, रेंट, बिल, और उस म्यूचुअल फंड के पास 10 करोड़ यूनिट्स हैं, तो हमारे पर यूनिट का प्राइस आता है 9.5 रुपीज़, जो हमारा NAV है। हम असेट समझते हैं, लाइबिलिटी समझते हैं, पर ये नंबर ऑफ़ यूनिट कौन डिसाइड करता है कि किसी म्यूचुअल फंड के पास कितने यूनिट्स होंगे? ये म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ही डिसाइड करती है कि वो कितने यूनिट पब्लिश करेगी। पर NAV का यूज़ हम 2 म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के लिए नहीं करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड का NAV उसके असेट और नंबर ऑफ़ यूनिट पर डिपेंड करता है, और हर म्यूचुअल फंड का असेट और नंबर ऑफ़ यूनिट अलग अलग होते हैं। अगर कोई नया म्यूचुअल फंड है तो उसके पास कम असेट्स होंगे, जिसकी वजह से उसके NAV की वैल्यू भी कम होगी। NAV का कम या ज़्यादा होना किसी जो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। NAV का यूज़ हम किसी एक म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न को एनालाइज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंड A का NAV 20 रुपये से 30 रुपये हो गया, यानी फंड A में 50% का ग्रोथ हुआ है, और फंड B का NAV 50 रुपये से 60 रुपये हो गया, यानी फंड B में 20% का ग्रोथ हुआ है। म्यूचुअल फंड का NAV किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ग्रोथ को ओवर द टाइम रिप्रेजेंट करता है। हमें किसी 2 म्यूचुअल फंड के NAV को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके परसेंटेज ग्रोथ को कंपेयर करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि म्यूचुअल फंड ने अपने कॉम्पिटिशन से कितना अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा अगला टॉपिक है अल्फ़ा, और इसे समझने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के 2 टाइप्स को समझना होगा। वैसे तो म्यूचुअल फंड के 5 से भी ज़्यादा टाइप और 39 कैटेगरीज होती हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी आप म्यूचुअल फंड के 2 टाइप्स को समझो, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। पैसिव फंड का एम होता है अपने मार्केट को या इंडेक्स फंड को ट्रैक करना या कॉपी करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई निफ्टी 50 का पैसिव फंड है तो वो निफ्टी को एज इट इज़ सेम परसेंटेज में कॉपी करेगा। मगर एक्टिव फंड का एम होता है मार्केट को या अपने इंडेक्स को बीट करना। अगर निफ्टी 50 12% का रिटर्न दे रहा है तो एक्टिव फंड का एम होता है 12% से ज़्यादा रिटर्न लाना। फॉर एग्जाम्पल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका अल्फा 4.22 है। इसका मतलब उसने अपने इंडेक्स को, जो निफ्टी 500 है, उससे 4.22% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मगर ये अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका अल्फा -1.25 है, यानी इस म्यूचुअल फंड ने अपने इंडेक्स से 1.25% कम रिटर्न दिया है। अल्फा रिप्रेजेंट करता है फंड मैनेजर के स्किल्स को। अगर अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंड मैनेजर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर मार्केट को भी बीट कर पा रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है। और नेगेटिव अल्फा हमें इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर के डिसीजन उतने इफेक्टिव नहीं है, वो मार्केट जितना भी रिटर्न नहीं ला पा रहा है। हमारा तीसरा की टर्म है बीटा। ये हमारे म्यूचुअल फंड के रिलेटिव वोलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी मार्केट में कितने % चेंज से हमारा म्यूचुअल फंड कितना % अफेक्ट होता है। हर म्यूचुअल फंड के इंडेक्स का बीटा 1 असाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है तो निफ्टी 50 का बीटा 1 असाइन किया जाएगा। अब हमारे पास 3 सिनेरियो होंगे। हमारे म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा या 1 होगा। अगर हमारे म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल, हमारे म्यूचुअल फंड का बीटा 1.5 है, इसका मतलब मार्केट अगर 10% से ऊपर उठेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड 15% से ऊपर उठेगा, और अगर मार्केट 10% से गिरेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड 15% से गिरेगा। और बीटा 1 से कम होने का मतलब है हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट से कम वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल, अगर बीटा 0.8 है, इसका मतलब अगर मार्केट 10% से उठेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड 8% से उठेगा, और मार्केट अगर 10% से गिरेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड सिर्फ 8% से गिरेगा। और बीटा 1 होने का मतलब है हमारा म्यूचुअल फंड और मार्केट सेम रिएक्ट करेंगे।
अब ये आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे। किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न दोनों ज़्यादा है। मगर जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहता है उसके लिए कम बीटा वाला म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ रहता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इन्फोटेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक एग्जिट लोड की तरफ। एग्जिट लोड एक फ़ीस या पेनल्टी होती है जो आप म्यूचुअल फंड को पे करते हो अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड से पहले अपने म्यूचुअल फंड को बेचते हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ये टाइम 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक का होता है। फॉर एग्जांपल, किसी म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड 1 साल है और आपने उस म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मान लीजिए 3 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट 2,10,000 हो गई और तभी आपने अपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया लॉक इन पीरियड से पहले, तो आपको अपने विड्रॉल अमाउंट पे एग्जिट लोड पे करना होगा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस 1% होता है। मतलब आपको 2,10,000 का 1% यानी 2,100 रुपये पे करना होगा और आपको 2,07,900 रुपये मिलेंगे। म्यूचुअल फंड ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए करते हैं ताकि उन्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो कुछ पोर्शन कैश रिजर्व में रखते हैं ताकि वो ऐसे विड्रॉल रिक्वेस्ट को तुरंत पूरा कर सकें। हमारा अगला टॉपिक है पीई रेशियो। पीई रेशियो स्टॉक के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले हम इसे स्टॉक के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, फिर देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यह हमें किसी कंपनी की अर्निंग और उसके स्टॉक के प्राइस के रिलेशन को बताता है। यानी मार्केट या इन्वेस्टर किसी कंपनी के पास्ट या फ्यूचर अर्निंग को देखते हुए उस कंपनी के स्टॉक के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर उस कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार होगा। तो हमें किसी स्टॉक को कब खरीदना चाहिए? जब उसका पी ज़्यादा हो या जब उसका पी कम हो। पी ज़्यादा होने का मतलब है कि स्टॉक की प्राइस उसकी अर्निंग से रिलेटिवली ज़्यादा है, यानी वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होने का मतलब उस कंपनी के शेयर के प्राइस जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा है। और पी कम होने का मतलब है कि उस कंपनी के शेयर के प्राइस जितने होने चाहिए उससे कम है, यानी कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो आपको कोई शेयर तभी खरीदना चाहिए जब कंपनी अंडर वैल्यूड हो, यानी उसका पी जब कम हो, क्योंकि तब उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। पर म्यूचुअल फंड का पी हमें क्या बताता है? देखिए, म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं और हर शेयर्स का अपना एक इंडिविजुअल पी होता है। अब म्यूचुअल फंड का पी उन सारे स्टॉक्स के पी का एवरेज होता है और म्यूचुअल फंड का पी हमें ये इंडिकेट करता है कि उस म्यूचुअल फंड ने कैसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का पी ज़्यादा है, इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड ने ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है जिनका प्राइस उनके अर्निंग से रिलेटिवली ज़्यादा है। और कम पी होने का मतलब होता है कि उस फंड ने ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है जिनका प्राइस उनकी अर्निंग से रिलेटिवली कम है, यानी कम पी वाले म्यूचुअल फंड फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस टॉपिक के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, पर म्यूचुअल फंड में भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने बीटा के बारे में जाना, जो ऐसे म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी को मेजर करता है जिनका इंडेक्स होता है, पर उस म्यूचुअल फंड का क्या जिनका इंडेक्स नहीं होता। ऐसे फंड्स की वोलेटिलिटी को मेजर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल, किसी म्यूचुअल फंड के 5 साल का एवरेज रिटर्न 8% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है, यानी वो म्यूचुअल फंड अपने एवरेज रिटर्न से 10% ऊपर या 10% नीचे गया था। यानी हो सकता है किसी साल आपकी म्यूचुअल फंड ने -2% का रिटर्न दिया और किसी साल 18% का। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड के बारे में बताता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी वो ज़्यादा रिस्क लेता है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका रिटर्न ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमारा अगला टर्म आपके लाखों रुपए बचा सकता है, एक्सपेंस रेशियो। ये एक एनुअल फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है और यही म्यूचुअल फंड का सोर्स ऑफ इनकम है। और ये एक्सपेंस रेशियो जनरली 1% का होता है। आपको लग रहा होगा कि ये 1% बहुत कम है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप कैसे 70 लाख रुपए गंवा सकते हो। मान लो आप मंथली 10,000 रुपये की SIP करते हो और आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न हर साल मिलता है और आप अपनी SIP 30 साल तक जारी रखते हो, तो 30 साल के बाद आपका कॉर्पस होगा 3,53,00,000 रुपए का। और हम अगर 1% का एक्सपेंस रेशियो हर साल निकाल दें तो आपके पास बचते हैं 2,83,00,000 रुपए, यानी आपने 70 लाख रुपए एज एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड को पे कर दिए।
यानी हर साल 5.8 लाख रुपीज़ आपने म्यूचुअल फंड को एज एक्सपेंस रेशियो पे किया है। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होगा आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में उतना ही बेनिफिशियल है। हमारा अगला की टर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे प्रपोज करने वाले इकोनॉमिस्ट को उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। विलियम शार्प को 1966 में कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला था, जिस मॉडल में उन्होंने शार्प रेशियो को इंट्रोड्यूस किया था। शार्प रेशियो हमारे वीडियो का आखिरी टॉपिक है, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए इन्फोटेडिया को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बहुत ही टेक्निकल रेशियो है, तो आपको बस ये समझना है कि शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि हम कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न बना रहे हैं। क्या हमारा उतना रिस्क लेना वर्थ इट है? अगर हमारे म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 1 है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड का रिस्क और रिटर्न प्रोपोर्शनल है, यानी म्यूचुअल फंड जितना रिस्क ले रहा है उतना ही रिटर्न भी बना रहा है। मगर शार्प रेशियो 1 से कम होने का मतलब है म्यूचुअल फंड जितना रिस्क ले रहा है उतना भी रिटर्न नहीं बना पा रहा है, यानी वो रिस्क लेना वर्थ इट ही नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड चाहे तो उससे कम रिस्क लेकर भी उतना रिटर्न ला सकता है। और अगर शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा म्यूचुअल फंड कम रिस्क लेकर भी ज़्यादा रिटर्न बना रहा है, यानी हमारा म्यूचुअल फंड उतना रिस्क ले सकता है क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न बना रहा है। और ये सारे की टर्म आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करने में हेल्प करेंगे। पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, इंडिया में 39 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं, और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है वो आपके इनकम, गोल, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और आप कितना रिस्क ले सकते हो इस पर डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में सीखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।